नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र यादव आपके लिए लेकर आया हूँ MGCI की IMP क्वेश्चन सीरीज और जिसमें हम आज चर्चा करेंगे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल एनाटॉमी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पशुपालन में जो पहला चैप्टर है पशुपालन का परिचय और पशु का शारीरिक रचना और जंतु जगत में वर्गीकरण, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उससे बनने वाले IMP क्वेश्चन जिनके बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ में और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके साथ और उन प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके इस वर्ष आने की संभावना है, तो इसी से संबंधित आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि IMP क्वेश्चन सीरीज में हम एनिमल हस्बेंड्री के पहले चैप्टर के ऊपर आज चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन के परिचय की, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहता है हमेशा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और हर वर्ष लगभग हम देखें तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी आए। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर सा प्रश्न दिख रहा है और छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत मजेदार है। इस प्रश्न में हम, जैसे कि पिछले क्लासेस में हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न के साथ हम और भी अन्य प्रश्न की जानकारी लेते हैं और ना सीधा उत्तर याद करके बल्कि चारों ऑप्शन को एक एक डिस्कस करते हैं ताकि हम आसानी से उत्तर को समझ सके, ना कि रटना है। तो बिना रटे हमें याद रखना है, इसलिए हमें हर ऑप्शन को समझना चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम हर ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रश्न कह रहा है जूलॉजिकल नेम ऑफ बफेलो, ठीक है, जूलॉजिकल नेम ऑफ बफेलो, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न आसान है, सरल है। तो आप सभी को पता है कि भैया हम तो पढ़ते हैं बुबेलस बुबेलियस, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, फिर हम क्या करें? तो घबराना नहीं है, उसने थोड़ा सा ट्रिक किया है, तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है, बास बुबेलस लगा देंगे, ठीक है। बास इंडिकस किसका नाम है? आप सभी को पता है, यह भारतीय गाय का नाम है, इंडियन काउ का नाम है। तो भारतीय गाय का नाम होता है बास इंडिकस, इसलिए यह तो नहीं होगा, ठीक है। केप्रा हिरकस किसका नाम होता है? तो ये गोट का नाम होता है, बकरी का, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं ओविस एरिस, ओविस एरिस, तो ये किसका हो गया? ये सीप का हो गया, भेड़ का हो गया। तो यहां पर हमने गाय का जूलॉजिकल नेम, भैंस का जूलॉजिकल नेम, बकरी का और सीप का, मतलब काउ, बफेलो, गोट एंड सीप, सबका क्या देख लिया? जूलॉजिकल नेम। और इन सबका परिवार एक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ के रखा है, वो है बोविडी, ठीक है। और इन सबका वंश भी क्या है? बांस है। तो भैया अब वो भैंस की बात कर रहा है तो हमें सीधे से बता देना बांस बुबेलिस, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया। लेकिन आपको अगर वो लिख दे कि फॉरेन काउ, एक्सोटिक काउ या विदेशी गाय या यूरोपीय गाय का जूलॉजिकल नेम बताइए, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा क्या? बांस टारस। तो ध्यान रहे, शब्दों का खेल है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सारे जूलॉजिकल नेम कंप्लीट कर लिए, ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मवेशी से संबंधित है। कैटल बिलोंग टू द फाइलम, ठीक है, जो पशु है वो किस फाइलम में आते हैं, किस संघ में आते हैं? तो कार्डेटा है, मोलस्का है, कार्डेटा, मोलस्का, इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हमने बात की थी कि एनिमल्स का जो फाइलम होता है, ठीक है, इसको हम क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं किंगडम, किंगडम जगत कौन सा होता है? एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत होता है। और जगत के बाद फाइलम अर्थात संघ आता है, फाइलम अर्थात संघ। और संघ हमने देखा था कार्डेटा, और कार्डेटा का मतलब होता है ऐसे जंतु, ऐसे जीव जिनमें कशेरुकाएं पाई जाती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रिस पाई जाती है, तो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। कौन सी हड्डी वाले बेटा? तो रीढ़ की हड्डी वाले, वर्टिब्रिस इसमें आते हैं, किसमें? फाइलम में, कार्डेटा में। फिर संघ के बाद वर्ग अर्थात क्लास, तो क्लास मेमेलिया होता है, मतलब ऐसे जीव जिनमें स्तन पाए जाते हैं, अर्थात स्तनधारी, जो अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाने का काम करते हैं, ठीक है। क्लास के बाद हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर होता है बेटा अंगुलेटा,
अंगुलेटा का मतलब होता है ऐसे पशु जिनमें खुर पाए जाते हैं, तो खुर वाले सारे आ जाएंगे। फिर 2 टाइप के आर्डर हमने देखे थे, एक हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला और एक हो जाएगा पेरिसियोडेक्टाइला। आर्टियोडेक्टाइला में आप सभी को पता है कौन से जानवर आएंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें समखुरी, पेरिसियोडेक्टाइला में विषमखुरी, मतलब इनमें एक ही खुर पाया जाता है। और इनमें कौन आएगा बच्चों, गधे, घोड़े, खच्चर, ये सब इधर आ जाएंगे। और जो हमारे 4 प्रमुख पशु है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो सब 2 खुर वाले होते हैं, है ना। 2 खुर उनमें विशेष तौर पर हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए वो आर्टियोडेक्टाइला अर्थात समखुरी में आते हैं। तो ये इसी बात हम पहले भी जान चुके थे। और इसी से संबंधित अगर हम देखें तो आर्टियोडेक्टाइला में फिर बांस वंश, ठीक है, वंश क्या आएगा इनका, बांस, फैमिली, बोइडी, सुइडी, कैमेलिडी, ये सारा हमने सब पढ़ लिया है। तो ये सारी चीजें उसी से संबंधित थी डियर स्टूडेंट। इस तरह हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखी। अब मवेशियों की बात हुई है, तो मवेशियों का फाइलम पूछा है, तो क्या है बेटा, कार्डेटा। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भैया जो मवेशी है, केटल है, वो किस फाइलम से संबंधित है, तो कार्डेटा में आते हैं, क्योंकि उनके पास वर्टिब्रीज होती है, रीढ़ की हड्डियां होती है, और वो सारे जंतु कार्डेटा में रखे जाते हैं। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, कार्डेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते, काफी मजेदार प्रश्न था वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण की पूरी झलक मैंने आपको दे दी इन 2 प्रश्न के माध्यम से। अगली जो हमारे पास हेडिंग निकल कर आई है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र अपने आप में बहुत विस्तृत और विशाल है, और हर वर्ष इससे भी प्रश्न बिल्कुल आता है। देखो बच्चों, आईएमपी सीरीज का मतलब ही है कि हम आपको वह सारी चीजें बताएं जिनका एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और आप भी बिल्कुल इनको बहुत सावधानी से अच्छे से एक एक चीज को देखना है, ताकि आपको इसका अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में लाभ मिल सके। अब पाचन तंत्र भैया, पाचन तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ना। अगर हम जुगाली करने वाले रूमिनेंट की बात करें तो 4 स्टमक होते हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे अमाशय के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। फिर माउथ से भी प्रश्न आता है कि जो लार होती है वो कितने लीटर निकलती है, तो हमें पता है 100 से 200 लीटर लार निकलती है प्रतिदिन, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जिसका पीएच मान 8 होगा। ऐसी सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। पशु के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ये भी हमने देखी है। अब पाचन तंत्र की बात आ रही है, तो सबसे बड़ा अमाशय कौन सा होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर एक एक करके देखते चलेंगे। पहले तो हम ध्यान से प्रश्न पढ़े, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता एग्जाम में प्रश्न को पढ़ना है, और विशेष तौर पर आपको हिंदी के साथ अंग्रेजी जरूर पढ़ना है। इस तरह की कंडीशन को आप जब फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए आपके एग्जाम में 5 प्रश्न के नंबर प्लस होने वाले हैं। इसलिए एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का आपको उपयोग करना है। पाचक रस रोमंथी पशुओं के अमाशय के कौन से भाग से स्रावित होता है, तो आप सभी को पता है 1 से लेकर 3 अमाशय तक तो कोई भी पाचक रस निकलता ही नहीं है। 1 से लेकर 3 अमाशय तक मतलब स्टमक फर्स्ट, स्टमक सेकंड, थर्ड, मतलब रुमेन, रेटिकुलम और ओमेजम, इन तीनों से किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेस्टिबल केमिकल या पाचक रस स्रावित नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। समझ गए बच्चों। अब जब 3 भाग से नहीं होता तो प्रथम अमाशय क्या काम का है, तो ये भंडारण का काम करता बेटा, तो ये भंडार ग्रह है, ठीक है। जुगाली के लिए सारी प्रोसेस यही तैयार करता है। और प्रथम अमाशय में किण्वन होता है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेल्यूलोज का पाचन होता है, और अनेकों अनेक क्रियाएं जो होती है किण्वन की, सूक्ष्म जैविक क्रियाएं, वो सब इसी अमाशय में तो होती है, और ये आकार में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए इसे थैला, भंडार ग्रह, पाउच या प्रथम अमाशय कहते हैं। दूसरे नंबर का अमाशय द्वितीय अमाशय, जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम की बात करें तो ये आकार में छोटा होता है और हनीकॉम्ब अर्थात मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखाई देता है, और ये बीजाती पदार्थों को तृतीय अमाशय में जाने से रोक देता है। फिर बात आती है तृतीय अमाशय की, तो इससे भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं लगातार वर्ष दर वर्ष। तो याद रखना तृतीय अमाशय में इस तरह से ओमेजम में लीफ लाइक कंपार्टमेंट पाए जाते, पत्ती नुमा रचना पाई जाती है तृतीय अमाशय में, जिनको हम लेमेली कहते हैं। इनकी संख्या 100 से लेकर तो 200 तक होती है बेटा। कितनी होती है, 100 से लेकर 200 तक होती है। और अगर हम प्रत्येक लेमेली की बात करें तो इसमें 3 मांसपेशियां होती है,
ठीक है, कितनी मांसपेशियां? अगर हम बात करें तो प्रत्येक लेमेली में 3 मांसपेशियां पाई जाती है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो एक मांसपेशी मान लीजिए, तो इसके अंदर कितनी परत निकलती है? इस तरह से 3 परत निकलती है। कौन से आमाशय में? तृतीय आमाशय में। और लेमेली की संख्या पूछी जाए तो 100 से 200 होती है। और यह पत्ता गोभी की पत्तियों की तरह एक दूसरे के ऊपर संकुचन करती रहती है, इसलिए इसको कैबेज लाइक स्ट्रक्चर भी कह दिया जाता है। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया, ये पत्ता गोभी की आकृति का हो गया, समझ गए? ये भंडार ग्रह हो गया पहला। अब ये सारी बातें हो गई। अब फोर्थ स्टमक आता है, तो यह वास्तविक है, सत्य है। क्यों? क्योंकि बछड़े के जन्म के समय यही तो आमाशय पाया जाता है, इसलिए इसको वास्तविक आमाशय कहते हैं। और जब अंतिम रूप से भोजन तृतीय आमाशय से चौथे आमाशय में भेजा जाता है, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसके कारण इसका pH मान 2 to 2.5 हो जाता है। ठीक, और इतना अम्लीय होने के कारण ये भोजन को बहुत महीन बना देता है, अर्थात यहाँ पर लुगदी बन जाती है। और यही लुगदी कहाँ प्रवेश करती है? छोटी आंत में, जिसको हम कायमीकरण कहते हैं। ऐसा हम पढ़ चुके हैं बेटा, पर जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है बच्चों, आओ अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वह कह रहा है कि गो पशुओं का वास्तविक पेट, असली पेट, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ट्रू स्टमक, जो कि हम बार बार क्लास में बोलते हैं, ट्रू स्टमक, सत्य आमाशय। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया? वास्तविक पेट। कभी कभी वो इसकी जगह पर लिख देता असली पेट, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। अब असली पेट क्या होगा? अरे भैया, असली पेट बोले, वास्तविक पेट बोले, ट्रू स्टमक बोले, चतुर्थ आमाशय बोले, एबोमेजम बोले, तो सब की बात एक ही होगी ना, क्योंकि रुमेन तो नहीं है, ओमेजम भी नहीं है वास्तविक पेट, और रेटिकुलम भी नहीं है। तो ये सारी बातें जो आमाशय से है। और चतुर्थ आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और छोटी आंत के कुल कितने भाग होते हैं? 3। और छोटी आंत का जो प्रथम भाग होता है उसे हम ग्रहणी या डियोडिनम कहते हैं, फिर जेजुनम और फिर इलियम। इस तरह से इसके 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। हमने एक ट्रिक भी याद की थी, छोटा दाजी बड़ा ससुर, सिकम कोलन रेक्टम, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। इस तरह से हम छोटी आंत को याद रख सकते हैं। और मुख्य रूप से जो पाचन और अवशोषण का काम होता है वो किस आमाशय में होता है? तो आमाशय की बात आ जाए, है ना, आमाशय शब्द लिख दे तो हमें बताना है कि तृतीय आमाशय में अलग तरह से देखा जाए तो नमी का अवशोषण होता है, तो 90% नमी का अवशोषण कहाँ हो जाता है? तृतीय आमाशय में। लेकिन वो ऐसा ना लिखे, वो लिख दे कि मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण होता है, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत उत्तर होगा बेटा। लेकिन वो सिर्फ आमाशय लिख दे, ठीक है, सिर्फ आमाशय लिखे तो उत्तर में हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। लेकिन वो सीधा एक लाइन लिख दे कि मुख्य रूप से पाचन और अवशोषण पशु के किस भाग में होता है, तो फिर हमें बिना सोचे छोटी आंत को लगा देना है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से अधिक होती है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया। तो चतुर्थ आमाशय को कहा जाता है क्योंकि बछड़े के जन्म के समय यही आमाशय इसोफेजियल ग्रूव से जुड़ा रहता है। बाकी तो यह रुमेन तो भैया बहुत समय के बाद विकसित होता है ना, काफी समय लेता है। समझ गए बात को? तो ये 6 माह तक समय ले सकता है पूर्ण विकसित होने में, ऐसा हमने पढ़ा है। चलो फिर पी लिया, अब पशु ने कुछ गंदा खा पी लिया तो कौन सा अंग इन्फेक्ट होता है? तो बात याद रखेंगे, जॉइंडिस से, पीलिया से मूलतः लीवर का इन्फेक्शन होता है, याद रखना है, लीवर का इन्फेक्शन होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जॉइंडिस में क्या होता है, हम देखें तो हमारी आंखें और नाखून पीले पड़ जाते हैं, उसी तरह से पशु का यूरिन अत्यधिक पीला आने लगता है, तो पीलिया मुख्य रूप से संक्रमण करता है। ठीक है, तो किस भाग को? लीवर को, क्योंकि छन्ने का जो काम होता है वो यही होता है। चलिए, तो ये बात हुई थी भैया पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की। अब हम बात करेंगे शारीरिक रचना, पशु की बनावट की। अगर हम बात करें तो यह प्रश्न जो बहुत बार आता है वो यही प्रश्न बार बार पूछता है भैया, घुमा फिरा के इसी प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग प्लीज उसको याद रखेंगे। ठीक है, पशु के 2 सींगों के बीच में उठी हुई संरचना क्या कहलाती है? तो हमें पता है चांद, और अंग्रेजी में भैया जरूर याद रखना, नहीं तो पोल खुल जाएगी। ठीक है, तो अंग्रेजी में उसे हम पोल कहते हैं। ठीक, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो इस तरह से शारीरिक रचना की हम बात करें तो चांद या पोल को बार बार पूछा गया है।
एक बार वो पूछते पूछते पेड़ में चला गया कि कोरोनट और पेस्टरनट के मध्य और गुमची के मध्य पाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो ये भी हमें याद रखना है, पशु के शारीरिक रचना से ही ये प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है ये बहुत सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न के जरिए हम बहुत सारी जानकारी एकत्र करेंगे। आओ देखते हैं प्यारे बच्चों, गाय के किस अंग में गलकंबल होता है। अब गलकंबल किन में पाया जाता है, पहला प्रश्न तो ये, तो देसी गाय में पाया जाता है, भैंस में नहीं पाया जाता क्या? ठीक है, देसी गाय में पाया जाता बेटा, भैंस में नहीं पाया जाता क्या? बिल्कुल नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद स्वरूप एक भैंस में अल्प विकसित गलकंबल पाया जाता है, वो भैंस कौन सी है? जाफराबादी। ठीक है, याद रखना है। विदेशी गाय में नहीं पाया जाता, ये भी याद रखना है। अब ये कहाँ होता है? तो गर्दन के नीचे होता है, बिल्कुल सही है, यही उत्तर आएगा। बिलो द नेक होता है, अगली टांगों के बीच में नहीं भैया, अगली टांगों के बीच में तो क्या होता है? अधर वक्ष होता है। ठीक है, और सींगों के बीच में क्या होता है? चांद या पोल होता है। ठीक है, पिछली टांगों के बीच में तो आयन होता है। इसलिए उत्तर क्या होगा डियर स्टूडेंट? होगा गर्दन के नीचे। एक मांसल लटकती हुई झालर पाई जाती है जो कि गायों में काफी विकसित होती है, और हरियाणा गाय का गलकंबल सुंदर परतों वाला होता है, ऐसा आपको पता होगा बेटा। चलिए, तो ये काफी अच्छा प्रश्न था, उसके जरिए हमने बहुत सारी बातें देख ली। अगला प्रश्न है, पशु के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल बॉडी। देखिए भैया, यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं। अगर वो लिख दे कि हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी, है ना, क्या लिख दे? हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी, तो हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी बोल दे तो उत्तर बदल जाएगा। समझ गए? तो उत्तर क्या होगा डियर स्टूडेंट? बदल जाएगा। तब उत्तर आएगा बोन्स, मतलब हड्डियां। सबसे कठोर पशु शरीर का भाग में क्या पूछे? टिश्यू के रूप में, ऊतक के रूप में कौन सा है? तो कौन सा ऊतक सबसे मजबूत है? तो हड्डियों का। लेकिन यहां पर याद रखना वो सब्सटेंस लिखा है। ठीक है, पशु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो पदार्थ या सब्सटेंट लिख जाए तब उत्तर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तब उत्तर होगा दंतवल्क। कैसे? आओ मैं आपको समझाता हूं। यहाँ देखो आप प्यार से प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए पशु का टीथ है। ठीक, सब टीथ ब्लैक होता है क्या? नहीं बेटा, टीथ तो व्हाइट होता है। ठीक है, टीथ कैसा होता है? व्हाइट। और व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर इस तरह से इनेमल की परत चढ़ी होती है। तो ये इनेमल की परत होती है। ठीक है, इनेमल की परत होती है, और यही पशु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह पशु शरीर का सबसे कठोर, पशु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। वो कौन है? तो उसे हम कहेंगे दैट्स इनेमल। लेकिन टिश्यू लिख दे पशु शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो फिर हमें बताना है दैट इज बोन्स, जिसे हम कहते हैं हड्डियां। ये ध्यान रखना है। और पशु शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 180 हड्डियां होती है, ऐसा याद रखना बेटा। गुणसूत्र भी हमें सबको पता है, हमने एक ट्रिक बनाई थी, उस ट्रिक से हमने उसके बोन्स, क्रोमोसोम नंबर, ये सारी बातें हमने देखी थी। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया। तो आप तो बहुत ही आसान हो गया इसका उत्तर बताना। जी बिल्कुल, क्योंकि दंतवल्क एनिमल ही सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन वो टिश्यू पूछ लेगा तो हमारा उत्तर बदल जाएगा, और उस परिस्थिति में उत्तर होगा हड्डी या बोन्स। दुग्ध क्षरण तंत्र भैया, दुग्ध क्षरण तंत्र अर्थात मिल्क सिक्रेशन सिस्टम की बात करें तो यह अपने आप में एक जटिल तंत्र है। जैसे कि हमने पढ़ा था, एल्वुलस कोशों से अनेकों अनेक सहायक केशिकाएं निकलती है, ट्रिप, अंतरक कोशिकाएं, इंट्रल लोबुलर डक्ट, इस तरह से होते होते दूध आयन, आयन से फिर थन, थन से स्ट्रीट कैनाल और अंततः बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो एल्वुलस कोश होते हैं, इन एल्वुलस कोश में इस तरह से हमने देखा था कि एल्वुलस कोश में क्या पाई जाते हैं? एल्वुलस कोश में इपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें मायो इपिथेलियम सेल्स भी कहा दिया जाता है। इन्हीं से तो दूध का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है? एल्वुलस कोश में होता है। किनके द्वारा होता है? तो इपिथेलियम
कोशिकाओं के द्वारा होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं, सिंपल सा प्रश्न है कि भैया, सिंपल सा प्रश्न हमारे सामने है दुग्ध क्षरण तंत्र में कि दूध का क्षरण होता है, सेक्रेशन ऑफ मिल्क इज इन, किसके अंदर, इन मतलब किसके अंदर, तो होता है वो एल्वुलस, अर्थात दुग्ध क्षरण कोषों में या दुग्ध क्षरण कोष में या कोशा में, जिसे हम बोलते हैं एल्वोओलस, और एल्वोओलस एक्चुअल में है एल्वोओलाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो थन कुंड में नहीं होता है, दुग्ध नलिकाओं में नहीं होता है, दुग्ध कुंड में भी नहीं होता है, दुग्ध क्षरण कोषों में होता है। और क्षरण शब्द लगा है क्योंकि सेक्रेशन हो रहा है, अर्थात क्षरण होता है किनका, इपिथेलियम कोशिकाएं बनती है, टूटती है, उसी से मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ऐसा ये तंत्र कहता है भैया। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। इन मिल्क डक्ट में कैसा ब्लड बहता है, तो इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन किससे बनता है, तो प्योर ब्लड से बनता है दूध। ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हार्मोन से हमेशा एमपीपीएटी में क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, है ना, एक हार्मोन जरूर क्वेश्चन आपको देगा। तो आइए देखते हैं, सारे हार्मोन्स के बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, जिससे हमारे लगभग सारे प्रश्न हार्मोन से कवर हो जाएंगे। एड्रिनल, ये तो रोकने का काम करता है, अर्थात दूध रोकने वाला हार्मोन है, दूध रोकने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन, ये तो मध चक्र वाला है, मध चक्र या मध काल को नियंत्रित करने वाला है। प्रोजेस्टेरॉन, अरे भैया ये तो गर्भावस्था से संबंधित हार्मोन है, ठीक है, ये तो गर्भावस्था का हार्मोन है। अब बचा क्या, ऑक्सीटोसिन, अरे यही तो है जो लेट डाउन ऑफ मिल्क, दूध उतरने के लिए या दूध उतारने के लिए जिम्मेदार होता है, लेट डाउन ऑफ मिल्क। तो दूध उतारने वाला हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन। दूध को रोकने वाला कौन है, तो एड्रिनल। और ये ऑक्सीटोसिन निकलता कहां से, तो लास्ट ईयर एग्जाम आया था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके पश्च भाग से, पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाले भाग से ही ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होता है, पश्च भाग से, याद रखना है। ऐसा भी प्रश्न आ चुका है कि अग्र भाग से कि पश्च भाग से, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और इस तरह से हार्मोन से बनने वाले सारे प्रश्न हमने देख लिए बेटा। एस्ट्रोजन, या इसकी बात करें तो ये मधकाल, मधचक्र को रिप्रेजेंट करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था को बनाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एड्रिनल दूध रोकने वाला हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन दूध उतारने वाला हार्मोन है। ये सारे हार्मोन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी हमने चर्चा कर ली। अब बात करते भैया श्वसन तंत्र, काफी फेमस हो रहा है क्योंकि लगातार 2 वर्ष से इससे संबंधित प्रश्न आ रहे। अब श्वसन तंत्र से खूबसूरत सा प्रश्न है, जीवन जीने का प्रश्न है ना, जीवन जीने का प्रश्न है श्वसन तंत्र। क्यों, कि किस तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है, तो ये तो हम साधारणतः बता सकते हैं कि भैया हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये श्वसन है, ये श्वसन है, अर्थात श्वसन तंत्र में हो रहा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसे श्वसन नहीं बोला जाता कि आपने लिया और छोड़ दिया, ये श्वसन का एक भाग है जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, अर्थात सांस लेना कहते हैं। तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है इनडायरेक्टली वो किस तंत्र में होती है, वो श्वसन तंत्र में होती है। और जब हमने इसको डिटेल पढ़ा था तो अब हमने बात की थी कि भैया जो श्वसन है वो एक अपने आप में प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है, वो पूरी प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन वो एक अलग चीज होती है, लेकिन वह हिस्सा किसका है, वो श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है। तो हम जब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो तो ब्रीदिंग है, सांस लेना है, समझ गए। तो जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हो किस तंत्र में होता है, तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों श्वसन तंत्र में। पाचन तंत्र में तो पाचन का काम होगा, उत्सर्जन तंत्र में जो नहीं पच पाया उसको उत्सर्जित कर देते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है डिटेल में। जनन तंत्र के बारे में अभी हमने चर्चा की। तो विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इन एनिमल्स, दैट नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। चलिए आगे हम बात करें, ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनना है। थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, बाकी और कुछ भी नहीं है। को पशु श्वसन तंत्र की वायु नली कहा जाता है। अब ग्रसनी को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, नहीं कहते हैं। डायफ्राम या मध्य छद को कहा जाता है, ब्रोंकाई को कहा जाता है, श्वास नली को कहा जाता है, ट्रेकिया को कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप ऑफ एनिमल रेस्पिरेशन सिस्टम।
तो भैया फेरिंग्स, ब्रोंकाई और डायफ्राम और ट्रेकिया। तो हमने पढ़ा था इस तरह से कि पशु शरीर में जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था तो तब हमने बात की थी बेटा कि जो सिस्टम होता है श्वसन का, ठीक है, इस तरह से ये आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है और ये भाग कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक, और इनमें स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, ठीक, और यहाँ पर ये जो वाला भाग होता है इसी को वायु नली वाला भाग कहते हैं। ऐसा हमने श्वसन तंत्र में देखा था। तो ये श्वसन तंत्र का जो भाग है जिसके संदर्भ में प्रश्न आ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा श्वसन तंत्र में वायु नली के नाम से भी जाना जाता है, तो ट्रेकिया ही तो है। ट्रेकिया को ही किस नाम से जाना जाता है बेटा? वायु नली के नाम से जाना जाता है। किसको? ट्रेकिया को वायु नली के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आओ बच्चों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, क्योंकि श्वसन का जो केंद्र बिंदु होता है मस्तिष्क में होता है, उसीलिए अगर हम बात करें तो मस्तिष्क का लार्जेस्ट पोर्शन की अगर हम बात करें या मस्तिष्क के अगर हम बात करें बेटा, तो मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग की बात हो तो याद रखना है मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग या सबसे बड़ा भाग की बात हो रही है तो सेरिब्रम होता है, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम देख लेते प्रश्न को फिर से एक बार। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा गया है तो बड़ा भाग सबसे जो होता है वो सेरिब्रम होता है, याद रखना है। चलिए, जनन तंत्र, सब तंत्र का अपना अपना महत्व है, उसी प्रकार से जनन तंत्र का भी बहुत महत्व है, क्योंकि इससे भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। तो आओ जनन तंत्र पर चर्चा करते बच्चों। जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो निम्न में से कौन सा अंग मैथुन से संबंधित है? तो मादा में जो मैथुन से संबंधित अंग है वह क्या ओल्वा होते हैं? नहीं, भग ओल्वा। तो यह सबसे बाह्य भाग है, सबसे बाह्य भाग है, ये तो आउटर पार्ट है। और यह क्वेश्चन भी आया है कि मादा जनन तंत्र का सबसे बाह्य भाग कौन सा है? दैट्स ओल्वा। याद रखना है भैया, गर्भाशय नहीं होते यहाँ पर, तो एम्ब्रियो का पोषण किया जाता है। ठीक है, योनि, हाँ यही है मैथुन से संबंधित अंग, यही है। डिंबाशय ओवेरी नहीं है, ये तो ओवल्स का फॉर्मेशन करती है। इसलिए मैथुन से संबंधित अंग अगर पूछा जाए मादा में तो योनि, और नर में पूछा जाए तो पेनिस। ये आपको हमने बताया था पहले भी। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेल हार्मोन? नरलिंगी हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। अरे भैया ये तो मधुचक्र वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन, ये तो गर्भावस्था का, ये दूध उतारने का है। अब जब ये तीनों सब काम कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरॉन ही क्या होगा डियर स्टूडेंट? मेल सेक्स हार्मोन। कौन होगा? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, चलिए अब टेस्टोस्टेरॉन की बात निकली है तो यहां से बात आती है कि ये बनता कहाँ है? तो वृषण कोशों में। वृषण कोश में कहाँ बनता है? तो हमने देखा था जर्म सेल में बनता है, ये भी हम डिटेल पढ़ चुके थे। वृषण कोश की बात निकली है तो वृषण कोश साधारणतः जो रुमिनेंट होते हैं उनकी हम बात करें तो बाह्य उदरी होते हैं, और पिछले पैरों में सेम के बीच की आकृति के होते हैं। क्या काम करते हैं? तो यह बॉडी टेम्परेचर मेंटेन का काम करते हैं और बाहरी आघातों से टेस्टिस की रक्षा भी करते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था भैया। निम्नलिखित में से क्या नर जनन तंत्र का अंग नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब मादा का होगा वो। तो स्क्रोटम, वृषण कोश तो नर में होते हैं, और वृषण कोश के अंदर ही क्या होते हैं? वृषण कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। इनका वेट हमने देखा था लगभग 500 ग्राम होता है। ठीक है भैया। डिंब वाहिनी नलिका, अरे फेलोपियन ट्यूब तो मादा में होगी। इपिडाइडेमिस आधिवृषण नलिका तो इसी का भाग है, और सभी से सहायक भागों में सबसे महत्वपूर्ण भाग नर जनन तंत्र में इपिडाइडेमिस आधिवृषण नलिका है। यहीं से तो शुक्राणु आगे जाते हैं और इसके भी 3 भाग होते हैं, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, फिर अगर हम नर जनन तंत्र की और बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि काउपर्स ग्लैंड पर काफी प्रश्न आते हैं, तो हमें उसे भी ध्यान रखना है। चलिए भाई, उत्सर्जन तंत्र। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो कुछ पशु बाहर भी तो निकालता है, एक्सक्रीट भी तो करता है। तो उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो नेफ्रॉन, न्यूरॉन, बोमन संपुट और रेनल आर्टरी। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन कैप्सूल, ठीक है। अरे न्यूरॉन तो मस्तिष्क का भाग हो गया, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। रेनल आर्टरी जरूर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है, लेकिन ये तो ब्लड लाने ले जाने का काम करती है। बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल भी किडनी का भाग है, लेकिन बेसिक यूनिट जो होती है अगर हम बात करें किडनी की तो होती है नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन की जालिकाएं ही होती है जो बहुत प्यूरिफिकेशन का काम करती है बोमन कैप्सूल के अंदर। इसलिए हम बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की अगर हम बात करें दैट्स नेफ्रॉन। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब भाई उत्सर्जन तंत्र तो हो गया, अब कुछ अन्य प्रश्न, जैसे कि ये ताप से संबंधित प्रश्न आ गया। गाय के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, ठीक है। तो गाय के शरीर का सामान्य तापक्रम तो हम बता सकते हैं 38 से 39 डिग्री सेल्सियस, बाकी ये नहीं है। तो तापक्रम का हो गया, नाड़ी दर हो गई, नाड़ी गति हो गई, ठीक है, श्वसन दर हो गई, ठीक है, हृदय की दर हो गई, हार्ट बीट जिसे कह दे। तो ये सारी चीजें इसके साथ साथ हमें और देखना चाहिए, जैसे गुणसूत्र हो गए। इस तरह के भी कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन इनसे बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा 107 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का शरीर तापक्रम होता है ना, तो यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें अन्य प्रश्न पर भी काम करना है, जिससे हमें पूरा तरह से एनिमल एनाटॉमी और इट्स क्लासिफिकेशन वाला जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इस तरह से जब हम तैयारी करेंगे तो सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा काम हो जाएगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। ओके।